नमस्ते, सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय सेना के कमांडरों को लेकर आ रही है। सेना कमांडरों का 5 दिन का सम्मेलन। इसमें भारतीय सेना के लिए मौजूदा और उभरते हुए रक्षा और प्रशासनिक पहलुओं और भावी रणनीतियों पर विचार किया जाएगा। दोस्तों, सैन्य कमांडरों के इस सम्मेलन को लेकर एक बात और सामने आई है कि इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एक टॉप लेवल का प्लेटफॉर्म है जहां सेना के बड़े कमांडर्स आते हैं। इसी दौरान न केवल हथियारों के ऊपर चर्चा की जाएगी, बल्कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने की रणनीति पर भी विचार किया जाएगा और भविष्य में क्या क्या हथियार शामिल किए जाने हैं उन पर भी पूरी चर्चा होगी इस सम्मेलन में। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे, साथ ही साथ नौसेना और वायुसेना के प्रमुख भी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में आपको मालूम है कि 8 किलोमीटर रेंज वाली ध्रुवास्त्र ATGM लगने वाली है, जो कि 2023 के मध्य तक लग जाएगी। लेकिन अब DRDO ने प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए लॉन्ग रेंज प्रिसीजन म्यूनिशन पर काम करना शुरू कर दिया है, जो प्रचंड को 25 किलोमीटर रेंज की स्ट्राइक क्षमता देगी। इससे हेलीकॉप्टर की क्रू और जो ये प्लेटफॉर्म है, यानी कि प्रचंड हेलीकॉप्टर है, उसकी सर्वाइविलिटी बढ़ जाएगी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार जापान की यात्रा करने वाले हैं। उनकी ये यात्रा 5 से 9 नवंबर 2022 तक चलेगी। इस दौरान वे जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू को भी देखेंगे, जो जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स की गठन की 70वीं वर्षगांठ बनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और INS कोमरता मालाबार 2022 में भाग लेने के लिए जापान पहुंच चुके हैं और इस बहुराष्ट्रीय कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के स्वदेशी निर्मित इन जहाजों की उपस्थिति एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के दौरान भारतीय शिपयार्ड के जहाज निर्माण की क्षमताओं को भी प्रदर्शित करने का अवसर है। आप समझ रहे दोस्तों इस बात को कि ये जो स्वदेशी रूप से बनाए गए हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका प्रदर्शन भी किया जाएगा इस एक्सरसाइज में, ताकि भारतीय शिपयार्ड की क्षमताओं को भी यहाँ पर अन्य देश देख सकेंगे। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने 10 साल की सेवा करने वाले उन जूनियर कमीशन अधिकारियों को अनुपातिक पेंशन के प्रावधानों का लाभ दिया है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से नियुक्त हो गए हैं। पहले ये लाभ केवल कमीशन प्राप्त अधिकारियों तक ही सीमित था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस संबंध में पूर्व सैनिक विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रावधान उन जूनियर कमीशन अधिकारियों पर लागू होंगे जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 6 मार्च 1985 को या फिर उसके बाद, या केंद्रीय स्वायत्त निकायों में 31 मार्च 1987 को या उसके बाद नियुक्त हुए हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने इंडो डिफेंस 2022 एग्जीबिशन, जो कि जकार्ता में हो रहा है, उस दौरान ब्रह्मोस एरोस्पेस के स्टॉल का दौरा किया। इस दौरान उन्हें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में कई जानकारी दी गई। अब भारतीय अधिकारियों की तरफ से ये बात कही जा रही है कि इंडोनेशिया को भी ब्रह्मोस मिसाइल देने की जो बातचीत हो रही है वो अंतिम दौर पर पहुंच चुकी है और 2023 की शुरुआत में ये डील साइन हो जाएगी। इस डील के हो जाने से इंडोनेशिया फिलीपींस के बाद दूसरा देश बन जाएगा जो कि ब्रह्मोस का ग्राहक होगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड अग्नि प्राइम का यूजर ट्रायल करने वाली थी अगले कुछ हफ्तों में, लेकिन जैसे इस बारे में पता चला कि चाइना की रिसर्च वेसल इंडियन ओशन में आ गई है, ऐसे में भारत ने अपने इस टेस्ट को पोस्टपोन कर दिया है, यानी कि इस टेस्ट को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। वहीं भारतीय नौसेना अब चाइना के इस स्पाई वेसल का करीबी से मॉनिटरिंग करना शुरू कर चुकी है। दोस्तों, बता दें कि चाइना का ये जो स्पाई वेसल है युआंगवांग 6, इसमें एडवांस सर्विलांस इक्विपमेंट लगे हैं। इसके अलावा सेंसर क्षमता वाले इलेक्ट्रॉनिक स्नूपिंग इसमें लगा है। यही नहीं, ये सैटेलाइट लॉन्चेस को भी मॉनिटरिंग कर सकता है। साथ ही ये लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्टरी को भी ट्रैक कर सकता है। अगली अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारतीय नौसेना को 5वीं कलवरी क्लास की सबमरीन INS वगीर इस महीने के अंत में मिल जाएगी। इसने अपने सभी समुद्री परीक्षणों को पूरा कर लिया है और इन परीक्षणों में प्रपोजल सिस्टम का टेस्ट, वेपन्स और सेंसर का टेस्ट भी शामिल है। इसके अलावा जो 6th कलवरी क्लास की सबमरीन है INS वाक्षीर, जिसे कि इस साल अप्रैल में लॉन्च किया गया था, इस पनडुब्बी में अब अलग अलग उपकरण लगाए जा रहे हैं। उसके बाद इसका हार्बर ट्रायल किया जाएगा और फिर समुद्री परीक्षण, और कहा जा रहा है कि 2023 के अंत में यह भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना और सिंगापुर की एयरफोर्स ने 11वें दौर के एडिशनल एनुअल जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू की है। बता दें कि इसमें रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर एयरफोर्स के F-16 ब्लॉक 52 हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही भारतीय वायुसेना के सुखोई 30, MiG-29 और तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इसमें शामिल है। दोनों ही तरफ से एडवांस एयर कॉम्बैट जो सिमुलेशन है उसे किया जाएगा अगले 6 हफ्तों तक। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने
वाणिज्यिक विमान इंजन के विभिन्न कलपुर्जों के उत्पादन और आपूर्ति के लिए $1 अरब के अपने अनुबंध को विस्तार दिया है। आपको बता दें कि इंजनों के घटकों का विनिर्माण टाटा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एरो इंजन में किया जाएगा। कहा जा रहा है कि दोनों ही कंपनियों ने अपने समझौते का विस्तार किया है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय सेना को लेकर आ रही है। भारतीय सेना की खड़गा स्ट्राइक कोर ने अपने एरावत डिवीजन के साथ एक एकीकृत प्रशिक्षण अभ्यास किया है। भारतीय सेना के पश्चिमी कमान ने बताया कि मशीनीकृत बलों के द्वारा फायरिंग का अभ्यास किया गया। इस अभ्यास को विरोधी के क्षेत्र में गहराई से हमला करने के लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत ने कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और सुरक्षा के लिए परमाणु निःशस्त्रीकरण पर बल दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिका कंबोज ने सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सामूहिक हित में कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और सुरक्षा चाहता है तथा संवाद और राजनीतिक माध्यमों से संबंधित मुद्दों के समाधान के पक्ष में है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने पाकिस्तान के परमाणु प्रसार की आलोचना की और इसे चिंता का विषय बताया। उन्होंने उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल प्रौद्योगिकी प्रसार की समस्या पर भी चिंता व्यक्त की है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, आखिरकार ईरान ने इस बात को पहली बार एक्सेप्ट किया है, यानी कि स्वीकार किया है कि उसने मॉस्को को ड्रोन की आपूर्ति की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें यूक्रेन में युद्ध से पहले भेजा गया था। दरअसल रशिया ने बिजली स्टेशनों और नागरिक बुनियादी ढांचों को लक्षित करने के लिए इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि मॉस्को की सेना यानी कि रशिया की सेना ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करने से कुछ महीने पहले रूस को एक छोटी संख्या में इन ड्रोन्स की आपूर्ति की है। आपको बता दें कि ईरान के द्वारा निर्मित शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल लगातार रशिया कर रहा है और ये यूक्रेन में भारी तबाही मचा रहा है। वहीं रशिया बोल रहा है कि हमने ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन चीजें बिल्कुल साफ है कि रशिया पूरे जोरों पर अब यूक्रेन की कमर तोड़ रहा है। दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा और लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से बोलूंगा, जय हिंद, वंदे मातरम।